हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्ज़ाम 2021 से 5 जुलाई 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ जो पेपर था उसके 25 क्वेश्चंस। आज हम एक बार फिर से 25 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी डू दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट मी। मैंने एसएससी एफसीआई एग्ज़ाम 2013 के अलावा CPO-SI 2013 जिसमें मेरी काफ़ी अच्छी रैंक थी वो क्लियर किया था। उसके अलावा CGL 14 भी क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा एक दो और एग्ज़ाम हैं जो मैंने क्लियर किए हैं। सो आइए अब हम लोग अपना आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एरर से रिलेटेड। एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, उसमें बताना है कि क्या कोई एरर है और अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर मार्क करना है। सेंटेंस को पढ़ते हैं। इन मैनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी। सबसे पहले इसका हिंदी मतलब समझते हैं। इन मैनी प्लेसेस कई स्थानों में या कई स्थानों पर रिस्टोर होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी पहले वाली स्थिति में, पहले वाली पोजीशन में ला देना, उसको बोलते हैं रिस्टोर। तो रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव होते हैं एक प्रकार की वनस्पति जो कि समुद्र के जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर होता है। तो मैंग्रोव के जंगलों को रिस्टोर करने का जो एक प्रक्रिया है कैन बी एन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से पहले एन का यूज़ हुआ है, एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी। आप लोगों ने ये सेंटेंस पढ़ लिया है। अब आप खुद सोचिए कि इसमें कोई एरर हो सकती है क्या। अगर आप अपना समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोच लीजिए। फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि अब आप खुद ये देखिए कि ये है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम होता है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब है अत्यधिक, और इफेक्टिव होता है प्रभावकारी जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और स्ट्रेटेजी होता है युक्ति या योजना, और ये है नाउन। अब इस नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन फिर इस एडजेक्टिव का क्या काम है। ये तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव होने नहीं चाहिए एक साथ में, यहाँ होना चाहिए एडवर्ब जो कि इस एडजेक्टिव की को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सके, ठीक है, और ज़्यादा उसको परिवर्तित कर सके। तो यहाँ पर हो जाएगा एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। समझ गए आप लोग। यहाँ पर क्या आएगा, एक एडवर्ब आएगी। तो आपकी जो सही आंसर रहने वाला है जिसमें एरर रहेगी वो है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड। प्रत्येक और कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। एंड वी नीड मोर डैश पीपल। हमें कुछ और डैश पीपल डैश लोग चाहिए। दैट आर विलिंग जो कि इच्छुक हों। टू लुक एट दैम फ्रॉम ऑल एंगल्स जो कि प्रत्येक दृष्टिकोण से या प्रत्येक तरीके से, नज़रिए से उनको उनके ऊपर नज़र रख सकें, उनको देख सकें या देखने के इच्छुक हों। अब आप ऑप्शन देखिए, अनबायस्ड, अंडरमाइंड, अनअडॉर्न और यूबिक्विटस। इन चारों के सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अनबायस्ड होता है इम्पार्शल जो कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करता हो, वो हो जाएगा अनबायस्ड। अंडरमाइंड होता है किसी भी चीज़ को कमज़ोर करना, उसके बेस को खोखला करना, है ना, जड़ें खोखली करना, अंडरमाइंड हो जाता है। अडॉर्न होता है सजाना, और अनअडॉर्न क्या हो जाएगा, जिस पे किसी भी तरह की कोई सजावट ना की गई हो, तो वो उसको क्या कह सकते हैं आप, प्लेन भी कह सकते हैं, सादा, एकदम साधारण। और यूबिक्विटस होता है वेरी कॉमन, बहुत साधारण। अब आप खुद सोचिए कि हमको सेंटेंस है वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक तरफ कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। मान लीजिए एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों तरफ अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, और हमको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि उनको, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, ये जो कह रहे हैं यहाँ पे गुड पॉइंट्स हैं, उनको देख सकें। दोनों तरफ जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको देख सकें बिना किसके इम्पार्शियल तरीके के। भैया अंडरमाइंड का तो कोई सेंस बनती नहीं है, अनअडॉर्न की भी नहीं बनती, और ये भी यहाँ पे उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहने वाला है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सारा खेल इस वाले जो ये फ्रेज़ है द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका है। आपको हो सकता है कुछ और भी ठीक लगे, लेकिन जो सबसे सही होगा
वो ही आपका सही आंसर होगा। सो वापस से आते हैं इधर, आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा अनबायस्ड। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अबाउट 3 years अगो, लगभग 3 साल पहले, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, डैश नेम वाज पॉल, डैश में देख लेते हैं, हुम, जिसको, हु, जो, विच, जो, और हुज, जिसका। जिसको नाम पॉल था, या जो नाम पॉल था, या फिर जिसका नाम पॉल था। तो जिसका नाम पॉल आएगा ना, तो जिसका की जो इंग्लिश बनती है वो है हुज। हु और विच का दोनों का मतलब जो है, और एक सजीव के लिए एक और निर्जीव के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ये समझ लीजिए कि ये पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है और ये फिर एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो एक यहाँ पे बात हो रही है एक बूढ़े आदमी की, और यहाँ पर कह रहे हैं जिसका नाम पॉल था, यूज टू लिव इन दिस हाउस। यूज टू होता है रहा करता, मतलब करता था, तो यूज टू लिव हो जाएगा रहा करता था इस घर में। तो सही आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। द डैश ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक। सिक होता है बीमार, सो मेड हर सिक हो जाएगा, उसको बीमार बना दिया। अब यहाँ देखते हैं, ऑप्शन है 4, साइट, साइट, स्लाइट और साइट। एक एक करके समझते हैं तीनों का मतलब क्या है। देखिए, साइट तो होता है जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट, वो वाला जो आपने साइट सुना होगा वो ये साइट होता है। तो भवन निर्माण स्थल को के लिए जो यूज़ किया जाता है, स्थल को जो बताता है वो है साइट। ये साइट है नज़ारा, दृश्य, जैसे कि आई साइट होता है, तो आई साइट के साथ जो साइट यूज़ होता है वो ये होता है। स्लाइट होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, स्लाइट। और ये वाला साइट होता है किसी बात का उल्लेख करना, जिसको कि कह सकते हैं आप कोट करना। ये वाली जो कोट होता है इसका सिनोनिम है साइट। तो अब आप खुद सोचिए कि उसके हाथ में नाइफ देखकर या नाइफ का नज़ारा देखकर वो बीमार पड़ गई, तो यहाँ पर नज़ारा आएगा, भवन निर्माण स्थल वाला आएगा, ये तो आएगा नहीं। ये आ सकता है, स्लाइट होगा हल्का सा, तो हल्का सा नाइफ, हल्का सा ऑफ द नाइफ, नाइफ का हल्का सा देखकर उसके हाथ में, ये सेंस नहीं बन रहा, तो नाइफ का नज़ारा देखकर ही उसको वो बीमार हो गई। ठीक है, तो सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन 2। अब ये है एरर से रिलेटेड क्वेश्चन। मरीन वर्टेब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मैनी रीजंस। जो जलीय वर्टेब्रेट्स होते हैं जिनमें ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी बोला जाता है हिंदी में ना इसको। सो आप इसको अपने आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको वर्टेब्रेट्स के बारे में नहीं पता। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, जलीय जो जीव होते हैं वो वैल्यूएबल हैं कई कारणों से। अब से की भले ही यहाँ पर सेंस बन रही हो, लेकिन इसको आप ये समझिए कि ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। आपको अगर कोई एरर लग रही है तो अपना संशय दूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें जो एक आपको कन्फ्यूजन हो सकता है वो केवल इस वाले वर्ड से होगा, क्योंकि मरीन और वर्टेब्रेट्स सही है, वर्टेब्रेट्स प्लूरल है तो उसके साथ आर है। वैल्यूएबल होता है कीमती, तो मरीन वर्टेब्रेट्स कीमती हैं कई कारणों की वजह से या कई कारणों के लिए, कई प्रयोजनों के लिए। तो 4 बिल्कुल सही है। सो सही जो इसमें आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है आपको अंडरलाइन वर्ड का। दिस मेडिसिन, ये जो दवाई है, कैन मेक यू फील, आपको ऐसा एहसास करा सकती है, लेथार्जिक एंड डिजी। लेथार्जिक का आपको बताना है होता क्या है, डिजी का मैं बता देता हूँ, चक्कर आना, वो होता है डिजी और डिजीनेस। ठीक है, अब लेथार्जिक के लिए 4 वर्ड दिए हैं, जो उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि इसका सिनोनिम कौन सा है। इनएक्टिव, जिसका मतलब होता है निष्क्रिय। काइनेटिक होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट, गति से संबंधित जो हो। मिस्टीरियस होता है मिस्ट्री से रिलेटेड, तो मिस्ट्री क्या है, रहस्य, तो मिस्टीरियस हो जाएगा रहस्यमयी। और विवेशियस हो जाता है हैप्पी, जो खुश मिजाज हो उसको विवेशियस बोला जाता है। अब लथार्जिक होता है, अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये होता है आलसी। आलसी का सिनोनिम क्या होगा, आलसी सुस्त का सिनोनिम क्या होगा,
आप इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा, निष्क्रिय। आप काइनेटिक नहीं कर सकते क्योंकि काइनेटिक तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। लेथार्जिक होता है जिसमें गति ना हो, है ना, सुस्त जो पड़ा हो, और काइनेटिक गति से संबंधित है, काइनेटिक एनर्जी आपने सुनी होगी। सो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। आपको एक अंडरलाइन सेगमेंट दिया है, आपको देखना है कि क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और अगर नहीं कर होना है इम्प्रूवमेंट, यानी कि जैसा दिया है बिल्कुल सही है वो, तो आपको नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वाई ही इज सच सीक्रेटली। सच का मतलब होता है ऐसा, और सीक्रेटली होता है गुप्त, कि जो दूसरों से छुपा करके रखी जाए बात। अब आप ये समझिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या इसकी जगह इज मैनी सीक्रेटिव आ सकता है, इज सो सीक्रेटिव, आर सो सीक्रेटली, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। अब आपने इसमें एक चीज़ देखिए कि 2 वर्ड्स का यूज़ हुआ है, सीक्रेटली और सीक्रेटिव। पहले तो इनको ही समझते हैं, बाकी बात करेंगे बाद में। देखिए, सीक्रेटिव होता है एक एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है लाइकिंग टू कीप थिंग्स सीक्रेट फ्रॉम अदर पीपल। ऐसा स्वभाव जो कि मतलब दूसरे लोगों से कोई बात छुपा करके रखना पसंद करता हो। गोपनशील यानी कि जो छुपा रुस्तम होता है उसको सीक्रेटिव बोला जाता है, और सीक्रेटली हो जाएगा गुप्त, है ना, गुप्त तरीके से। ये तरीका बताता है, सीक्रेट का ly लगाएंगे आप, ये एडवर्ब है, और ये हो जाएगा एक तरीका बताता है। एडवर्ब हमेशा तरीका बताती है, ये हमने पढ़ाई है। तो सीक्रेट प्लस ly यानी कि गुप्त तरीके से, विदाउट टेलिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों को बताए बिना। सीक्रेटिव और सीक्रेटली अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब वापस से आते हैं इधर। तो अब आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति है तो वो सीक्रेटली हो सकता है या फिर सेक्रेटिव होगा, है ना। तो वो सीक्रेटिव होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोचिए। और दूसरी बात ये है कि सच होता है ऐसा, मैनी होता है बहुत, सो होता है इतना, और ये 3 ही वर्ड हैं, सच मैनी सो, यहाँ भी सो ही है। लेकिन यहाँ पे ही के साथ में आर का यूज़ हुआ है, तो ये तो गया काम से, इसका कोई यूज़ है नहीं। ही के साथ आर का यूज़ आप नहीं करेंगे। सो ही इज़, और हमने और पढ़ा है कि यहाँ सीक्रेटिव होना चाहिए या सीक्रेटली, तो सीक्रेटली भी ख़त्म है, ये भी ख़त्म। अब बचते हैं 2, इज़ मैनी सीक्रेटिव या ही इज़ सो सीक्रेटिव। यानी कि मैं नहीं जानता कि वो इतना गोपनशील, इतना छुपा रुस्तम क्यों है। इतना, इतने की सेंस में आएगा, बहुत नहीं आएगा यहाँ पर। सो ये भी ख़त्म। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहने वाला है वो रहेगा आई डू नॉट नो वाई ही इज सो सीक्रेटिव। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम, एक ये है, आपको इडियम दिया हुआ है, द लायंस शेयर, द एल्डेस्ट सिस्टर, जो सबसे बड़ी बहन है, रिसीव्ड प्राप्त किया, द लायंस शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी, जो उसके पिताजी की जायदाद है उसमें से सबसे बड़ी बहन ने लायंस शेयर प्राप्त किया। अब देखो, शेर का हिस्सा, शेर जब झुंड में शिकार करता है तो भले ही शेरनियाँ उसके साथ मिल करके करती हूँ, आपने देखा होगा जो नेशनल ज्योग्राफिक या फिर डिस्कवरी चैनल्स पर, कि वो जब शेर झुंड में शिकार करता है तो भले ही शेरनियाँ उसका साथ देती हों या फिर शेरनियाँ ज़्यादा उसमें एफर्ट डालती हों, लेकिन जो हिस्सा शेर का रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है, शेर का हक सबसे ज़्यादा रहता है, तो सबसे ज़्यादा को बोला जाता है लायंस शेयर। ऑप्शन देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाएगा सबसे छोटा हिस्सा, द लार्जेस्ट पोर्शन यानी कि सबसे बड़ा भाग, द एंटायर अमाउंट मतलब पूरा का पूरा, तो ऐसा नहीं है, उसमें शेरनियों का भी हिस्सा होता है, वो भी खाते हैं, और नो पोर्शन एट ऑल, बिल्कुल भी हिस्सा नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। सो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही रहने वाला है। अब देखते हैं आगे, एंटोनिम बताना है। वर्ड है सेलिएंट, इसका मतलब होता है प्रमुख। प्रमुख समझते हैं आप लोग, कि जो मेन पार्ट हो वो होता है सेलिएंट। अब ऑप्शन देखिए, चीफ, एमिनेंट, रिमार्केबल या फिर इनसिग्निफिकेंट। चीफ होता है मुख्य या फिर मेजर, एमिनेंट होता है प्रसिद्ध, है ना, और रिमार्केबल होता है अद्भुत या फिर अतुल्य, है ना, इनक्रेडिबल जैसा होता है, और इनसिग्निफिकेंट होता है तुच्छ, नगण्य, बिना किसी काम का। तो प्रमुख का जो एंटोनिम होगा वो क्या होना चाहिए? देखो, ये तो तीनों वैसे भी पॉजिटिव वर्ड है, चीफ मुख्य, एमिनेंट प्रसिद्ध, रिमार्केबल अतुल्य, इनसिग्निफिकेंट तुच्छ होता है। तो सैलिएंट का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक। थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच ही तो बोलते हैं आप लोग, थैंक यू सो मैनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो टू, ये सब तीनों नहीं बोले जाते, थैंक यू सो मच बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, द 18th सेंचुरी सो द मिडिल क्लासेस। जो 18वीं शताब्दी है उसमें देखा जो मिडिल क्लास है यानी कि मध्यम वर्ग है, बिकमिंग मोस्ट प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस होता है और ज़्यादा समृद्ध होना, है ना। अब आपको ये बिकमिंग मोस्ट, इसको देखना है कि क्या आप इसको मतलब इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये बात ये समझ लो कि मोस्ट है सुपरलेटिव और इससे पहले कहीं दा का यूज़ हुआ नहीं है, तो ये तो ख़त्म है कहानी। मोस्ट जहाँ जहाँ है वो सब हटा देना, ये भी ख़त्म है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 और 4 ये दोनों ख़त्म। अब आता है थर्ड को देखिए, बीन मोर देन, ये है क्या, क्लासेस बीन मोर देन प्रोस्पेरस। तो मोर देन के बाद में है क्या, कहीं कंपैरिजन होता तो हमें दिखाई दे नहीं रहा। इन दोनों में भी जो सबसे सही है वो है ये। एक तो तरीका हुआ, आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा आप ये समझिए कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, उनमें से एक ये भी है सी, जिसकी सेकंड फॉर्म है सो। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में आप बेयर इन्फिनेटिव, बेयर होता है विदाउट टू, ठीक है, विदाउट टू आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इन्फिनेटिव होता क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा विदाउट टू। तो उनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, जैसे कि मैं आपको वो वर्ब बताता हूँ, हियर, सी, नोटिस, वॉच, फील, ये इस तरह की वर्ब हैं। आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे अपनी तो आपको ये वहाँ मिल जाएगा, और इनके साथ आप मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारी बुक्स में ये ही बताया गया है कि केवल आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको गूगल करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि केवल आप बेयर इन्फिनेटिव यानी कि खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही नहीं, बल्कि आप आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सही है। तो अगर आप उस बारे में डिस्कशन चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिकमिंग कोई भी ऐसा नहीं है। अगर यहाँ बिकमिंग मोर, आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनर ने आपको बिकमिंग मोर वाला ऑप्शन नहीं दिया, या तो बिकम मोर दिया है और या फिर बिकमिंग मोस्ट, जो कि मोस्ट की वजह से गलत हो जाता है, बिकमिंग की वजह से गलत नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही रहने वाला है। बाकी अगर आप उस बारे में भी डिस्कशन चाहते हैं तो आप बता दीजिए, हम लोग कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। द डैश नीड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स होता है निवासी, किसी भी जगह जो रहने वाले हैं। सीम होता है प्रतीत होना, टू बी फ्रूट, आइस ड्रिंक्स ठंडी पेय पदार्थ, शाइनी चमकदार जूते, एंड लॉटरी टिकट्स के लॉटरी के टिकट्स। अब ऑप्शंस हैं प्रिंसिपल, जिसका मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर सबसे महत्वपूर्ण, या फिर मान के चलिए मेन। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट नीड्स इनहेबिटेंट्स की हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं कि उनको फल चाहिए, ठंडे पेय पदार्थ चाहिए, चमकदार जूते चाहिए, और वो ये लॉटरी के टिकट चाहिए, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल तो है आपका सिद्धांत, इसका मतलब होता है सिद्धांत। एमिएबल होता है फ्रेंडली, और इनविंसिबल होता है अजय, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है। अब आप खुद सोच लीजिए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। तो मेन डिमांड, मेन नीड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ना तो प्रिंसिपल सिद्धांत की बात हो रही है, ना ही एमिएबल की, ना ही इनविंसिबल की। सो ऑप्शन फर्स्ट सही रहने वाला है। आप अगला देखते हैं, एरर बतानी है। सदर्न स्टेट्स हैज़ मेड एन इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव होता है प्रभावशाली, कमबैक होता है वापसी, इन द लेटेस्ट रैंकिंग, जो हाल ही में जारी रैंकिंग जारी हुई हैं उनमें जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी शानदार प्रभावशाली वापसी करी है। अब आप देखिए ये है स्टेट्स प्लूरल और इसके साथ हैज़ का यूज़ हुआ है, तो एरर कहाँ है इसमें, होना क्या चाहिए था हैज़ की जगह हैव, सही है। आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड बताना है। द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, चारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मीनिंग देख लेते हैं। सोशियोलॉजी होता है समाजशास्त्र, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज की स्टडी, एंड सामाजिक जो उसका व्यवहार होता है उसकी स्टडी को बोला जाता है सोशियोलॉजी।
एक शब्द बता दिया मैंने आपको, होता है समाजशास्त्र। थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलीजन। थियो वर्ड आप भले थियोक्रेसी पढ़ लें, थियोलॉजी ले लें, तो ये सब गॉड से या फिर रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनमें थियो का यूज़ किया जाता है। पॉलिटिक्स आपने पढ़ाई है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट होता है, राजनीति शास्त्र बोला जाता है इसको। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ाई है, ये होता है अर्थशास्त्र। स्टडी ऑफ द वे यानी कि उस तरीके के जिससे पैसा, व्यवसाय और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज की जाती हैं, संगठित की जाती हैं, वो तरीके को स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब आपको पता है, हमने इन्होंने पूछा है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट का साइंस या आर्ट या स्टडी होगी पॉलिटिक्स। सही है, आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये समझ लीजिए एक ही वर्ड है, उसको 4 बार डिस्टॉर्ट किया हुआ है, एक सही है उसमें से। तो सही जो स्पेलिंग है वो है ये। प्रोमिनेंट होता है इम्पोर्टेंट या फिर फेमस, और इसकी जो सही स्पेलिंग है वो यही है। देखो प्रो तो सब में है, मी यही बताता है MI। अब आपको कन्फ्यूजन केवल एक ही चीज़ में हो सकता है, वो है ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि यहाँ है NANT और NENT। तो भाई ये सब चीज़ें तो आपको प्रैक्टिस से आएंगी और याद करनी पड़ेंगी आपको बार बार लिख लिख करके, ठीक है। तो इन चीज़ों का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। अब ये समझ लीजिए आप कि जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। इस तरह का जो क्वेश्चन था हमने पिछली वाली वीडियो में भी, यानी कि इस एग्ज़ाम की इसी डेट की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हमने डिस्कस किया था इससे पहली वीडियो में, उसमें भी था, इसमें भी है। इसको देखते हैं, देखिएगा। एवरीवन, पढ़ने में तो एवरीवन आ रहा है, लेकिन एवरीवन की स्पेलिंग ये तो होती नहीं है। वाज टॉकिंग, बात कर रहा था, एंड लाफिंग, लाफिंग पढ़ने में भले ही ये आ रहा हो एफ के वजह से, लेकिन स्पेलिंग ये नहीं होती। ड्यूरिंग द ट्रिप, जो सफ़र है, ट्रिप है, उसके दौरान हर एक व्यक्ति बात कर रहा था और हंस रहा था। अब आपको सीधी सीधी 2 स्पेलिंग गलत दिखाई दे रही हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरीवन और लाफिंग, ये देख लीजिए किस में सही है। देखिए एवरीवन की स्पेलिंग ये होती है सही, EVERY, एवरीवन। वाज टॉकिंग, ठीक है, एंड लाफिंग, यहाँ लाफिंग गलत है तो ये आपका हो जाएगा गलत। एवरीवन वाज टॉकिंग एंड लाफिंग, लाफिंग की ये भी स्पेलिंग नहीं होती तो ये भी गलत है। एवरीवन वाज टॉकिंग एंड लाफिंग, ये सही है स्पेलिंग लाफिंग की। चलिए, एंड एवरीवन, यहाँ पे एवरीवन गलत है तो आपका ये भी गलत, तो ऑप्शन थर्ड सही है बिल्कुल। अब देखते हैं अगला। सिनोनिम बताना है हम्बल का। हम्बल होता है विनम्र, और मोडेस्ट होता है आपका, ये भी विनम्र होता है। नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट वंस ऑन एबिलिटीज़, मतलब अपने गुणों का जो बहुत ज़्यादा बखान ना करे, बहुत विनम्रता से, बहुत प्यार से बात करे, वो होता है मोडेस्ट। बोल्ड होता है निर्भीक। असर्टिव होता है कॉन्फिडेंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ या विश्वास के साथ अपनी बात रखे। इनएक्टिव निष्क्रिय होता है। हम पढ़ चुके हैं कि हम्बल और मोडेस्ट आपस में सिनोनिम है, तो सही आंसर रहने वाला है मोडेस्ट। माई नीस, जो मेरी भतीजी भांजी है, इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है। एंड डैश टू एवरीवन इन द फैमिली, और क्या है, जेनरस, कॉलेस, स्टर्न या फिर रूथलेस। चारों का मीनिंग समझ लीजिए। जेनरस होता है उदार, है ना, उदार को बोलिए आप, काइंड ही समझ लीजिए इसका ना। उदार को आप समझ सकते हैं कि कोई काइंड पर्सन, बहुत ही दयालु जो होता है उसको जेनरस बोला जाता है। कॉलस होता है क्रूर, है ना, और स्टर्न होता है कठोर। रूथलेस होता है, क्या बोलते हैं उसको, निष्ठुर, या फिर बोलिए जो किसी के ऊपर दया ना करे, निर्दयी। अब आप खुद सोचिए कि ये तीनों है निगेटिव मीनिंग बता रहे हैं और ये है पॉजिटिव। काइंड के साथ में तो दूसरी क्वालिटी जो बताई जाएगी वो पॉजिटिव ही तो बताई जाएगी। आप दो को एक साथ नहीं कर सकते, काइंड एंड कॉलस नहीं बोल सकते, काइंड एंड जेनरस ही बोलेंगे। तो सही जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम डैश माई मदर स्टार्टेड क्रीमिंग, मैंने उसको बमुश्किल ही कॉल किया था कि तभी मेरी माताजी चिल्लाने लगी। ये तो इसका हिंदी मतलब निकलेगा। अब आप सीधा सीधा सा 2 कॉम्बिनेशन याद कर लीजिए, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली। इनके साथ तो आप यूज़ करेंगे वैन का, और नो सूनर के साथ आप यूज़ करेंगे देन का।
ये कॉम्बिनेशन याद कर लीजिएगा। इनके ऊपर बहुत जो है आजकल क्या बहुत समय से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। जो नियम है वो तो खैर पहले से ही हैं, उन पे हमेशा से ही एसएससी के वही गिने चुने नियम हैं जिनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछती आ रही है। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करने लगी एसएससी, जैसे कि एडजेक्टिव पे, एडवर्ब पे, इस तरह से बड़े क्वेश्चन पूछने लगी। ये सीधे सीधे टाइप, ये तो सीधा सीधा है आपका कि हार्डली के साथ में आप लोग वैन का यूज़ करेंगे, ऑप्शन 4 सही है। और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हमने भी एक्सट्रीम पढ़ा था तो वहाँ एक्सट्रीमली होना चाहिए था, उस तरह के क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं, उनको थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये तो ये है कि भाई आपने ये फ्रेज़ याद कर लिया, ये कॉम्बिनेशन याद कर लिया तो आप इसको अटैम्प्ट कर लेंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इडियम है थ्रू थिक एंड थिन। थिक होता है मोटा और ये है पतला। मोटा पतला मान के चलिए प्लस माइनस या फिर ऊंच नीच, इसको कि भाई ऊंच नीच के दौरान, तो ऊंच नीच के दौरान मतलब अच्छे बुरे समय में, इसका मतलब होता है अच्छे बुरे समय में। टू वर्क हार्ड टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन, तो थकावट की सीमा तक मेहनत करना। इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय में। विद ग्रेट प्राइड एंड इन एवरी पॉसिबल वे, तो मैंने क्या बताया आपको, ऑप्शन सेकंड सही रहेगा उसके हिसाब से। अब आता है आपका क्लोज टेस्ट। डिफरेंट फूड्स इन डैश फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व, डिफरेंट अलग अलग। तो डिफरेंट फूड्स जो अलग अलग भोजन है, इन डैश फूड ग्रुप, इन अदर फूड ग्रुप, इन एवरीबॉडी फूड ग्रुप, या वेरियस या फिर ईच। खुद सोचिए क्या होना चाहिए। यहाँ आना चाहिए मेरे हिसाब से कि जो अलग अलग फूड होते हैं इन प्रत्येक फूड ग्रुप, प्रत्येक की सेंस में आना चाहिए। प्रत्येक में एवरीबॉडी का मतलब तो होता है हर एक व्यक्ति, और ईच होता है प्रत्येक। तो जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ईच, कि डिफरेंट फूड इन ईच फूड ग्रुप, प्रत्येक फूड ग्रुप में जो अलग अलग भोजन हैं या अलग अलग खाने की चीज़ें हैं उनमें भिन्न भिन्न पोषक तत्व होते हैं। पिकिंग एन असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट होता है काइंड ऑफ मिक्सचर, अलग अलग जो आइटम्स हैं उनको मिक्स करना असॉर्टमेंट होता है। सो पिकिंग एन असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप डैश द वीक, आगे देखते हैं पहले तो ऑप्शन क्या है। डैश द वीक विल हेल्प यू गेट, तो ऑप्शन देखिए एवरी, बिटवीन, कंप्लीट, थ्रू आउट। एवरी द वीक होना चाहिए या एवरी वीक तो ठीक होता, लेकिन एवरी द वीक तो सही जम नहीं रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। बिटवीन द वीक क्या होता है, ये भी गलत है। कंप्लीट द वीक भी गलत है। और थ्रू आउट होता है दौरान, तो पूरे हफ्ते के दौरान जो भिन्न भिन्न हर एक फूड ग्रुप में, विद इन एवरी फूड ग्रुप मतलब हर एक फूड ग्रुप में अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनका मिश्रण आपको विल हेल्प यू, आपकी मदद करेगा क्या करने में, गेट, पाने में, डैश न्यूट्रिएंट्स, क्या है वो देख लेते हैं। डैश यानी कि मैनी न्यूट्रिएंट्स, वेरी न्यूट्रिएंट्स, टू न्यूट्रिएंट्स, ऑलमोस्ट। देखिए लगभग सभी तो ठीक था, ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स होता तो ठीक था। अब ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट्स जम नहीं रहा है, टू न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जम रहा। वेरी और मैनी में कन्फ्यूजन आपको होना चाहिए, तो वेरी और मैनी आप अगर अलग से पढ़ें, वेरी न्यूट्रिएंट्स बहुत न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, मैनी न्यूट्रिएंट्स बहुत न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर आप इसको सेंटेंस के साथ पढ़ते हैं, विल हेल्प यू गेट मैनी न्यूट्रिएंट्स, वेरी न्यूट्रिएंट्स नहीं जम रहा, तो जो सही आंसर है वो रहेगा मैनी का। नेक्स्ट है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये डिटर्मिनर है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसको समझ के चलिए, जितना आप इसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपने हिसाब से चलते चलेंगे, जो रूल्स हैं उनको मिश्रण करते हुए, उनको मिक्स करते हुए अपनी समझ में, तो उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि भाई डिटर्मिनर, ये हैवी वर्ड्स जो हैं जिनको समझने में ही अपना एक अलग से सेशन चाहिए है, वो सब मैं यूज़ करूं तो वैसा बता दीजिएगा, वैसा हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने आपको लेमन टर्म्स में ये बताया है कि भाई आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, चूज सी फूड, जो सी फूड है जो समुद्र से प्राप्त होने वाला भोजन है, झींगे, केकड़े, मछलियाँ, उनको चूज़ करिए, उनका चुनाव करिए। डैश ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, एक हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस अ वीक का मतलब हो जाएगा। तो
अब आप देखिए डिस्पाइट ऑफ मीट, डिस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज़ नहीं करते, इंस्टीड हो जाएगा, इसको अभी मान करके चलते हैं इंस्टीड ऑफ मीट के स्थान पर आप चूज करिए सी फूड का, तो इसको ठीक मान के चलते हैं। लेकिन थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं, अवे ऑफ मीट, रिप्लेस ऑफ मीट, नहीं जम रहे दोनों भी, तो सही जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन 2। अब अपना आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द वैरायटी ऑफ फूड्स, जो फूड की विविधता है, विल मेक यू डैश मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू, कि जो आपकी खाने की विविधता है वो आपके खाने को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, रुचिकर भी बना देगा। अब आप देखिए आपके खाने को यू मील तो नहीं आएगा, ये कुछ होता नहीं है। योर और योर्स में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए, वैसे तो यहाँ पर आएगा योर मील, योर्स मील्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता दीजिए, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं उसको यहाँ ला करके आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि वैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। इज़ दिस माइन और इज़ दिस बुक माइन और योर्स, ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप एक तरफ समझिए कि भाई ये किस हिसाब से योर्स का यूज़ हुआ है और किस हिसाब से योर का यूज़ होता है। बाकी आप डिस्कशन चाहते हैं डिटेल में तो वो भी बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। इसी के साथ हम लोगों ने अपना ये वाला पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। इसी के तरीके से अभी और बहुत सारे जितने भी पेपर हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि रोज़ एक हम लोग पेपर डिस्कस करें। इन केस आप लोग कुछ और सजेशन देना चाहते हैं, किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर तरीका सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।